वेलकम बैक दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या तो हमारी सोसाइटी का इश्यू में डिस्कस करने वाला हूँ। कभी आपने ये ध्यान दे के ये पैटर्न ऑब्जर्व की कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती है, जब उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद जिस घर में वो जाती है वहाँ पे चाहे उनको उस घर में फाइनेंशियल इश्यू हो या फाइनेंशियल इश्यू ना हो, ज़्यादातर वो सिर्फ 3-4 कॉमन बिजनेस में ही जाती है। नंबर 1 शायद ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, नंबर 2 स्टिचिंग का बिजनेस, नंबर 3 होममेड केक का बिजनेस, या तो नंबर 4 कि घर से कोचिंग क्लासेस चालू करना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हो सकता है उस घर में फाइनेंशियल इश्यू हो, उसकी वजह से उसको स्टार्ट करना पड़ा, या तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, थोड़ा बहुत समय था बट वो स्टार्ट यही कर पाती है। 3-4 बिजनेस फॉर्म ही बहुत पॉपुलर है, 97-98% केसेस में आपको यही मिल जाएगा। ये टॉपिक मैंने मेरी चैनल के लिए क्यों डिस्कस किया, उसका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कुछ 1-8 साल पहले मैं एक मैम को मिला था। उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन में गुजरात में एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी पार्लर चल रहा था, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था घर से ही, बहुत अच्छा उन लोगों ने सेटअप किया था। उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट इसलिए किया था कि उनको वो ब्यूटी पार्लर को टोटल फ्रेंचाइजी मॉडल में एस्टैब्लिश करना था कि मेरा एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश पार्लर में घर से चला रही हूँ, मेरी सालों की मेहनत है, इतना रेवेन्यू आ रहा है, किस तरीके से मैं उसको फ्रेंचाइजी में ले जाऊँ। तो जब मैंने उनको कुछ क्वेश्चन किया, हमारी बातें हुई, तो उनका पूरा लॉजिक ये था कि करने के लिए तो वो काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहती है, पर उनको घर में से ना तो इन लोग की तरफ से सपोर्ट है, ना तो हस्बैंड की तरफ सपोर्ट है। और एक बहुत बड़ा इश्यू ये आ गया कि भाई जितने वो ज़्यादा सफल हो रहे इस बिजनेस में, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड का ईगो हर्ट हो रहा है, दूसरा उनके इन लोग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जो आप चला रखे हो उसको भी कम करो आप। ऑल्दो उस फैमिली में ये जो इनकी इनकम है वो मेजर इनकम है, और उन्होंने ब्यूटी पार्लर शादी के बाद इसलिए ही स्टार्ट किया था क्योंकि उनके घर में जहाँ पे उनकी शादी हुई है वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके बारे में काफ़ी लोग बोलते नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के व्यू पॉइंट से, सोसाइटी के व्यू पॉइंट से इसके बारे में बोलना चाहिए। तो आज ये पूरे वीडियो में मैं एक फ्री फ्लो कन्वर्सेशन करूँगा। इसी बात को और डिटेल में जानना है, पहचानना है, और एज ए सोसाइटी किस तरीके से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें काम करना है, इसके बारे में ये डिस्कशन होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो हम एक बात जान लेते हैं कि जो पोटेंशियल होता है बिजनेस का, या तो सक्सेस का, या तो कुछ करने का, वो कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं होता। जो लॉक होता है वो भी जेंडर बेस्ड नहीं होता, रेवेन्यू होता है वो भी एक जेंडर बेस्ड नहीं होता। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं एक मैम को मिला था, वो बॉम्बे में है, वो घर पे ही क्लोथिंग का स्टिचेस करते हैं, राइट, फैब्रिक से ड्रेस वगैरह बना देते हैं। बट उनका एक यूनिक टैलेंट था कि आप वेबसाइट पे जाकर उनको बताओगे ना कि मुझे इस वेबसाइट में से ये क्लॉथ पसंद है, मुझे ऐसा कार्गो पैंट्स चाहिए, मुझे ऐसा टी शर्ट चाहिए, मुझे ऐसा टॉप चाहिए लड़कियों के लिए, तो वो स्केच करने के बाद, आपके पास डिज़ाइन अप्रूव कराने के बाद, वो ऐसा ही मार्केट में कोई ना कोई तरीके से फैब्रिक फाइंड आउट करके वो ऐसा ही बना देते थे। तो एक यूनिक था, नॉर्मल स्टिचिंग वाला टैलेंट नहीं था, बहुत अच्छा टैलेंट था। जब मैंने उस टैलेंट को देखा तो मुझे लगा कि यार इसको तो बहुत आगे होना चाहिए, कि इतनी कस्टमाइज आइटम्स कि डजेंट मैटर कि आप इंडियन वेबसाइट में से उनको इंस्पिरेशन दो, बाहर के कंट्री की वेबसाइट में से इंस्पिरेशन दो, कंफर्ट क्लोथिंग के बारे में बोलो, स्पोर्ट क्लोथिंग के बारे में बोलो, वो आराम से पहले आपकी समझदारी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पहले स्केच करेंगे, स्केच अप्रूव होगा, उस फैब्रिक को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें कौन से फैब्रिक होना चाहिए, कौन सा दूसरे स्टिचिंग मटेरियल, कौन सी अलग एक्सेसरीज होनी चाहिए, और आपको उस तरीके से बना के, वो भी घर से ही कर रहे थे। वहाँ पे भी एक अलग इश्यूज देखा कि अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा था, वो इनकम कमा रही थी, उनको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना था, तो थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो घर में से इंक्लूडिंग हस्बैंड या तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। वहाँ पे भी साइकोलॉजी यही थी कि भाई तुम कुछ कर रहे हो, उससे पैसा घर में आता है, ठीक है, बट अभी कुछ एक्स अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी है, तो फिर हमारा सपोर्ट मत मांगो।
तो धीरे धीरे मैंने ना ये पैटर्न काफ़ी सारी जगह पे, स्टार्टअप वर्ल्ड पे, बिजनेस वर्ल्ड पे, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, काफ़ी सारी जगह पे ये मैंने नोटिस किया। अब इसको एक स्टेज जाके थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न कि हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि काफ़ी सारी लड़कियों की शादी होती है, उसके बाद क्यों ये सिर्फ 3 या 4 बिजनेस में ही जाती है। इसका मतलब क्या है कि क्या उनको कोई दूसरे बिजनेस करने नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3 या 4 बिजनेस इसलिए सिलेक्ट होते हैं ताकि उन पे अभी भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। भले वो पैसे कमा रहे पर घर में इतना फ्रीडम या स्पेस उनको नहीं मिल पाता कि वो बोल रहे कि नहीं आप एक अच्छा कमा रहे हो तो घर की जिम्मेदारी कोई और संभाल लेता है, या तो आप अपना रेवेन्यू कमा रहे हो उसका 20-25% रेवेन्यू आप कुक को दे दो, क्लीनर को दे दो, मेड को दे दो, ये पूरा डेलीगेट कर दो, आप अपना अच्छा सा टाइम अपने रिलैक्सेशन में डालो और दूसरा बिजनेस में डालो। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इसके लिए उनके लिए पॉसिबल क्या है, ये 3-4 बिजनेस जो मैंने आपको डिस्कस किए कि भाई ब्यूटी पार्लर कर लो, स्टिचिंग कर लो, केक मेकिंग कर लो, या तो कुछ और कर लो। तो इसमें क्या होता है कि यार इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो घर से हस्बैंड से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, इन लॉ से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, चलो हो जाता है, अपनी ही स्किल से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये होता है। दूसरा कि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें घर पे रहते हैं तो चलो बच्चों संभालना, घर का क्लीनिंग करना, कुकिंग, वो सब भी हो जाता है। ये चीज़ों की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिजनेस फॉर्मेट चूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरे एक ताज्जुब की बात यह है कि हस्बैंड का ईगो हर्ट होना, और मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ही फ्रेंड्स के ग्रुप में एक मेरा फ्रेंड है, और अनफॉर्चुनेटली जब उनकी वाइफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया घर पे बैठ के, और वो अपने हस्बैंड के सैलरी से 3-4 गुना कमाने लगी। जब तक वो एक नॉर्मल अमाउंट कमा रही थी ठीक है, बट ज़्यादा कमाने लगी, तब इनका ईगो हर्ट हो गया, बिजनेस बंद करवा दिया कि नहीं ये मैं इतना फ्रीडम नहीं दे सकता। हालांकि उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और दे आर ए मिडिल क्लास फैमिली। बच्चों का अच्छा एजुकेशन के लिए वाइफ का डिसीजन था कि मैं ये बिजनेस करूंगी तो हम अच्छा एजुकेशन दे पाए, फ्यूचर में तो बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, आपकी एक की सैलरी से नहीं होगा। बट रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स में भी होता है ना, गॉसिप करके निकल जाएंगे, अपनी वाइफ को कंट्रोल में रख। और मैंने भी बहुत शांति से स्टेप बाय स्टेप उसको काफ़ी सारी समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मान रहे। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हस्बैंड का ईगो। दूसरा, इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी भी हम चाहे जितना भी मॉडर्न मान ले अपने आप को, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में, काफ़ी सारे फैमिलीज़ में ऐसा देखा हुआ है कि लड़की की शादी हुई, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में से कंसिडरेबली अच्छा एक रीजनेबल रेवेन्यू आ रहा है, पर भले चाहे वो कितनी थके, घर में आके उसको ही कुकिंग करना है, उसको ही क्लीन अप करना है, उसको ही काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसमें उसको कहीं पे स्पेस या तो फ्रीडम या तो सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत दुख की और अनफॉर्चुनेट बात है। हालांकि थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि कोई बंदा पोटेंशियल है तो उसको फ्रीडम ज़्यादा दो, ताकि वो इतना रेवेन्यू कमा सके कि इससे पीछे 10 लोगों को हम और सपोर्ट कर सके, या तो फैमिली और ग्रो कर सके, राइट। तीसरी एक और चीज़ होती है कि एक और यहाँ पे मुझे एक डायमेंशन देखने को मिला हुआ है कि भाई क्यों आगे नहीं बढ़ पाती ऐसी औरतें, कि भाई चलो एक स्टेज तक उन्होंने बिजनेस बढ़ा दिया, अब नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो ऑफकोर्स आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। शायद चलो अभी उसी एरिया में एक शॉप बाय कर लेते हैं, या तो थोड़े और रॉ मटेरियल बाय करते हैं, या तो एक सेकंड शॉप या तो सेकंड ब्रांच ओपन कर देते हैं, या तो थोड़े महंगे इक्विपमेंट्स ला देते हैं। तो उसके लिए चलो एक्स अमाउंट चाहिए अपने को, तो बोले नहीं नहीं ये अलाउड नहीं है। भले उनके पास इनकम है, उनके पास रिसोर्सेज है, जान पहचान भी है, बट कहीं ना कहीं हस्बैंड की परमिशन चाहिए, कहीं ना कहीं इन लॉज की परमिशन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारे कुछ फैमिली डायमेंशंस होते हैं, कुछ वर्टिकल्स होते हैं, वो चाहते तो है कि घर में फाइनेंशियल इश्यू है तो आप कमाने जाओ, ठीक है, बट वो एक लिमिट में कमाओ। उससे आगे जाओगे तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे, हमारा ईगो हर्ट होगा, हम आपकी ये फ्रीडम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भले फिर घर में फाइनेंशियल इश्यू हो या ना हो, अपने पोटेंशियल हो, वो सब सप्रेस करके बैठ जाना पड़ेगा। ये जो मेरे 2-3 एक्सपीरियंस हुए उसने मुझे काफ़ी सारा सिखाया। और ये टॉपिक के बारे में कोई भी सोसाइटी में, कोई भी ग्रुप पे, कोई भी चैनल पे, कोई भी फोरम पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते। हालांकि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे हम बात करें। आपके घर में कोई ऐसे वुमन है जिनमें पोटेंशियल है, तो अपना ईगो साइड में करके एज ए हस्बैंड, एज ए इन लॉ उनको सपोर्ट करो।
बिकॉज अगेन एंटरप्रीनियरशिप, रिस्क, बिजनेस, रेवेन्यू, पोटेंशियल और लक, इनका कोई नाता नहीं है जेंडर से. और रिलेटिव्स और नेबर्स तो काफ़ी सारे बात करेंगे. मैटर होती है कि आप कितनी वेल्थ बना पाते हो. मैटर होती है कि उस इंसान का पोटेंशियल आप सही जगह पे यूज़ करना चाहते हो, या तो उस इंसान को जो ट्रेडिशनल रोल्स है उसमें ही आप इक्विप रखना चाहते हो. बहुत मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में, मेरे ध्यान में बहुत रेयर, सिर्फ 1 या 2 फैमिली को मैं याद कर पा रहा हूँ कि जहाँ पे उन लोगों ने उस लड़की को बहुत स्पेस दी, बहुत फ्रीडम दिया. कुछ एडिशनल कोर्सेस अपनी स्किल के लिए इम्प्रूव करना चाहते थे वो बिजनेस के लिए, तो वो दिया, और वो फैमिली बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी पाते हैं. अल्टीमेटली हमें ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटाना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा. जितने भी हस्बैंड्स हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ईगो किस काम का कि जहाँ पे आप अपनी ही वाइफ का प्रोग्रेस डाइजेस्ट ना कर सको. आप अपनी इन लॉज के बात में आ जाओ, आप अपने नेबर्स के बात में आ जाओ, आप अपने रिलेटिव्स के बात में आ जाओ. वो चीज़ क्या काम की? अगर आप लाइफ पार्टनर हो तो आपका ईगो कैसे हर्ट हो रहा है? जब आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा और अच्छा कमा लेती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, अगर आप इन लॉज हो तो आप इतने इनसिक्योर क्यों हो कि भाई फाइनेंशियल ज़रूरत है, इतना कमाए तो ठीक है, उससे ज़्यादा हम कमा नहीं सकते क्योंकि लड़कियां हाथ में से चली जाएगी? ऐसा तो नहीं होता. आपको ट्रस्ट करना चाहिए था. आप किसको इस तरह से यूज़ तो कर नहीं सकते. किसी का पोटेंशियल इस तरीके से सप्रेस तो नहीं करना चाहिए. एक दूसरे को मिलके साथ में सपोर्ट देना चाहिए. तो जो बंदा ग्रो होगा, शायद उसके पीछे ही फैमिली के 5-10 और इंडिविजुअल ग्रो हो गए और वो अलग अलग डायरेक्शन में अपना पोटेंशियल भी यूज़ कर ही सकते हैं ना. जब मेरे पास ऐसे इंस्टांसेस आते हैं फंडिंग के, सीड फंडिंग के, तब मुझे बहुत दुख होता है कि शायद हर दूसरे तीसरे घर में इंडिया में काफ़ी सारा पोटेंशियल है, बट हम काफ़ी सारा जेंडर रोल्स में ट्रैप हो गए हैं. नेबर्स क्या बोलेंगे, इनसिक्योरिटी हमारी क्या कहती है, उस चक्कर में उस इंसान को हम मौका नहीं दे पाते. और कई बार इसलिए हमारी लाइफ में लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती है और या तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते. ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस बात को मैं मेरी चैनल के थ्रू कम से कम ये समाज में रख सकूं. शायद 100 फैमिलीज में से इन लोगों ने वीडियो देख लिया और उसमें से 2-3 फैमिली में कुछ चेंजेस आया तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी. इन फ्यूचर मैं इसमें डिटेल पॉडकास्ट भी करने वाला हूँ. काफ़ी सारे ऐसे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको मैं मेरी पॉडकास्ट पे बुलाने वाला हूँ ताकि लोगों को और इंस्पिरेशन मिले. कम से कम इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए. जब बात होगी तो कहीं ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा. मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you everyone for watching this episode. I personally believe that a small idea or a simple conversation has the power to change our life, and that's why I created this channel. Let me tell you that if you have anything to share with me, if you want to reach out to me, I'm available on all of the social media and my messages are always open. Secondly, if you really like my efforts and content, can I request you to please like this video, like my content and subscribe to my channel. It helps me to reach out to as many as people possible in this world. Thank you very much. See you soon.